अब अगला समास है अव्ययी समास। अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि पहले दोनों समास आसान थे, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान से समझने पर समझ में आएगा। अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर से अवयव को अलग कर लिया, फिर अवयव के भी दो टुकड़े कर दिए, अ प्लस व्यय। आ का अर्थ है बिना, व्यय का अर्थ है खर्च। फिर मैंने इसको एक और साथ जोड़ा, आ का अर्थ है ना और व्यय का अर्थ है परिवर्तन। आ का अर्थ है उपसर्ग और व्यय का अर्थ है खर्च। मैंने इतने सारे शब्दों के साथ अवयव को जोड़ दिया। अब हमें ये समझना होगा कि जो अवयव हैं वो किस तरह समझ में आता है। अवयव बच्चे उपसर्ग और प्रत्यय के साथ जुड़े होते हैं और बहुत सारे उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। अगर मैं पूरे उपसर्ग और प्रत्यय याद करूं तब मुझे अव्ययी भाव समास समझ में आएगा, लेकिन समास के अंदर हमें कुछ अवयव को याद करना होता है और जिससे हमें ये समास समझ में आ जाता है। लेकिन अवयव के अंदर क्या होता है बच्चे, पहला पद अवयव होता है, अर्थात पहला उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित होता है। इसमें पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, अर्थात मुख्य होता है। किससे संबंधित होता है, अवयव से। एक बार दोबारा समझते हैं कि अव्ययी समास जो है अवयव से संबंधित है। और अवयव क्या है, आ का अर्थ है बिना, व्यय का अर्थ है खर्च, और अ का अर्थ ना भी होता है और व्यय का अर्थ परिवर्तन भी होता है। जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, अर्थात वो एज इट रहता है। जैसे मैंने कहा आजन्म, आजन्म के अंदर मैंने आ को हम बदल नहीं सकते हैं, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है, अर्थात ये एज इट रहता है क्योंकि ये उपसर्ग से संबंधित है। अगर मैंने कहा कि अ क्या है बिना, व्यय क्या है खर्च, बिना खर्च किए हुए जो शब्द वाक्य के अंदर आता है उसको हम अवयव कहते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि बिना खर्च किए हुए वाक्य के अंदर कैसे आता है। जब हम फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ते हैं, जैसे मैंने एक वाक्य बोला, धन डैश कोई नहीं रह सकता, मैंने बोला धन के बिना कोई नहीं रह सकता। अब जो ये के बिना है ये क्या है, अवयव से संबंधित है, अर्थात ये किससे संबंधित है, अवयव से। और अवयव कौन कौन से होते हैं पहले हम ये जान लेंगे, आ, बा, बे, यथा और भर। समास के अंदर हमें ये बातें जाननी हैं कि ये अवयव, ऐसे तो अवयव बहुत सारे हैं क्योंकि वो उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित होते हैं। आ, बा, बे, यथा और भर, ये क्या है, अवयव है। हमें इसको याद कर लेना है, आ, बा, बे, यथा और भर। फिर वापस चलते हैं कि इस अवयव के अंदर सीखने के लिए हमें क्या करना है कि पहला पद जो है कम अर्थ वाला होता है और पहले पद उपसर्ग होता है और इसका विग्रह पीछे से आगे की ओर होता है। सिर्फ अव्ययी भाव समास के अंदर होता है ऐसा। पहला पद क्या होता है, कम अर्थ वाला होता है, और पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है, और इसका विग्रह पीछे से आगे की ओर होता है। अब हम समझते हैं कि इन तीनों लाइनों का अर्थ इसमें कैसे समझ में आता है। मैंने बोला आजन्म, मैंने आ को अलग कर लिया बच्चे। आ किससे संबंधित था, उपसर्ग से संबंधित था। मैंने पहले कहा ना कि ये उपसर्ग होता है पहला अक्षर और ये कम अर्थ देता है, और आ क्या है, कम अर्थ दे रहा है, और जन्म ये ज़्यादा अर्थ दे रहा है। और फिर मैंने इसमें कहा कि इसका विग्रह पीछे से आगे की ओर होता है। मैंने कहा जन्म से लेकर, मैंने विग्रह कैसे किया, पीछे से आगे की ओर, लेकिन सिर्फ इसी समास के अंदर, और किसी समास के अंदर नहीं। आ का अर्थ है बिना और जन्म से लेकर, एक आ का अर्थ होता है बिना और एक होता है से लेकर, और यहाँ पर बिना नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा जन्म से लेकर। विग्रह मैंने कैसे किया, पीछे से आगे की ओर। इन तीनों बातों को ध्यान में रखना है बच्चे। पहला पद कम अर्थ वाला होता है, पहला पद उपसर्ग होता है, और इसका विग्रह पीछे से आगे की ओर होता है। अब बाकायदा, कायदे के अनुसार, विग्रह मैंने कैसे किया, पीछे से आगे की ओर। बेकसूर, कसूर के बिना, कसूर के बिना मैंने विग्रह कैसे किया, पीछे से आगे। बे, बा और आ किससे संबंधित हैं, उपसर्ग से, और ये क्या दे रहे हैं, कम अर्थ दे रहे हैं। अब ये तीनों अर्थ समझ में आ गए ना, कम अर्थ दे रहे हैं, उपसर्ग होता है और इसका विग्रह पीछे से आगे की ओर होता है। यथा शक्ति, यथा का मीनिंग क्या होता है बच्चे, के अनुसार।
शक्ति के अनुसार। ये विग्रह किसे क्या, पीछे से आगे की ओर। भर पेट, अब भर पेट, पेट भर कर, ये सारे विग्रह मैंने कैसे किए, पीछे से आगे की ओर किए, लेकिन सिर्फ अव्ययी भाव समास के अंदर, और किसी समास के अंदर नहीं। आ उपसर्ग है, कम अर्थ दे रहा है, बा उपसर्ग है, कम अर्थ दे रहा है, विग्रह पीछे से आगे की ओर, सिर्फ इसी समास के अंतर्गत। एक बार फिर समझा देती हूँ कि अवयव समास के अंदर क्या होता है, अवयव प्रधान होता है, अर्थात पहला अक्षर उपसर्ग से संबंधित होता है और उसे अवयव कहते हैं। आ का अर्थ बिना होता है और व्यय का अर्थ खर्च होता है। इन शब्दों के कई अर्थ हैं जो मैंने लिखे हैं। आ का अर्थ ना भी होता है और व्यय का अर्थ परिवर्तन भी होता है। आ का अर्थ उपसर्ग से संबंधित होता है और व्यय का अर्थ खर्च से होता है। तो परिभाषा इसकी क्या बनी कि जिसमें पहला पद अवयव होता है, इसमें पहला पद प्रधान होता है, तो वो क्या बन जाता है, अव्ययी भाव समास। इसके 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं कि पहला पद कम अर्थ देने वाला होता है और पहला पद उपसर्ग होता है और इसका विग्रह पीछे से आगे की ओर होता है। जैसे मैंने उदाहरण के रूप में समझाया, आ जन्म, जन्म से लेकर जन्म तक भी हो सकता है। इसके 3 अर्थ होते हैं। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं ना बच्चे, आ का अर्थ बिना भी होता है और आ का अर्थ तक भी होता है और से लेकर भी होता है, जन्म से लेकर। तो ये आपको अव्ययी भाव समास समझना है कि इस चीज़ों को समझकर ही हम अव्ययी भाव समास समझ सकते हैं कि पहला अक्षर उपसर्ग से संबंधित है, कम अर्थ देने वाला है और फिर इसका विग्रह पीछे से आगे की ओर होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समास समझ में आ गया होगा।